सो सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट करते हैं फटाफट। अब देखो हमारे सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या क्या है, कौन कौन से मेजर सब टॉपिक्स हैं। पहला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तीसरा है हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, चौथा क्या है अरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर उसके बाद पांचवा आता है स्पेशल सीरीज, फिर सिक्स्थ आता है AMGM इनइक्वालिटी, ठीक है। बेसिकली ये 6 सब टॉपिक्स है जो हम लोग को पढ़ने हैं अपने पूरे इस चैप्टर में सीक्वेंस एंड सीरीज में। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आता है AP, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में आता है, मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को बोलते हैं GP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन को हम लोग HP बोलते हैं। फिर अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम लोग AGP बोलते हैं। इसका अलग से कोई नाम नहीं देते, इसका अलग से कोई नाम नहीं देते, ठीक है। सर AMGM का फुल फॉर्म क्या है? मैथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक। अरिथमेटिक मीन, AM का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन, और वैसे ही GM का मतलब होता है जियोमेट्रिक मीन। यस सर। और एक्चुअली इसमें AM GM HM तीनों होता है, AM GM HM इनइक्वालिटी होती है, ठीक है। सर आप वापस बोल सकते हो, मैं डिस्कनेक्ट हो गई। AM GM HM इनइक्वालिटी क्या बोलूं, ये 6th वाला पॉइंट बोलूं? मैं थोड़े से डिस्कनेक्ट हो गई थी। कुछ नहीं किया, अभी हम लोग ने कुछ पढ़ा ही नहीं है। हम लोग ने चैप्टर बस स्टार्ट किया और उसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स थे बस वो लिखे हैं, कुछ एक्सप्लेन नहीं किया मैंने। सर हमारा ट्रिगो खत्म हो गया। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस खत्म हो गया है, मतलब अभी और भी ट्रिगो का पार्ट बाकी है, वो हम लोग 12th में पढ़ेंगे, बाकी के 2 रिमेनिंग टॉपिक्स। सर आप असाइनमेंट भेजने वाले हो? और हाँ भेजूंगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस से रिलेटेड असाइनमेंट भेजूंगा मैं। ओके सर, ठीक है, क्योंकि मतलब सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस अभी करने के लिए तुमको कम से कम अभी 1 वीक या 10 दिन के बाद कुछ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे। तो टिल देन व्हाट आई वुड सजेस्ट कि वो जो पुराने चैप्टर्स हैं उनको ही थोड़े कंसोलिडेट करते रहोगे तो अच्छा रहेगा, टाइम वेस्ट क्यों करना। सर स्क्रॉल डाउन करें। ठीक है, इतना तो देखना वेटिंग में है क्या। चलो ओके, सो ये हमारे सब टॉपिक्स हैं जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे AP से, फाइन। सो वी आर स्टार्टिंग विथ AP, जिसको हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या AP। तो AP तो वैसे तुम लोग ने 10th में भी पढ़ा हुआ है, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही डेफिनेटली कि AP क्या होता है तुम लोग को। तो AP का डेफिनेशन क्या होता है? अ सीरीज इन विच difference of consecutive terms is constant. A series in which difference of consecutive terms is constant is called an AP, ठीक है। So
फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ये सबको पता है। तो जैसे मान लो कोई एक एपी है 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। तो इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है जो ए है वो 2 होता, और जो डी है कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म करते हैं। 2 minus A1 5 minus 2 3, 8 minus 5 3, 11 minus 8 3। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं करते कि बड़ा वाला माइनस छोटा वाला कर दूं। जैसे मान लो कि अगर मैं एक सीरीज लिखूं 10, 8, 6। तो मतलब an minus 1। हाँ, तो जैसे इसका जो a होता वो 10 होता, और इसका जो d होता -2 that would have been -2, 2 that will be -2। फाइन, इसका जो d होता वो -2 होता। तो जैसे एपी के चैप्टर में जनरली हम लोग ना 2 चीज पढ़ते हैं, एक तो nth टर्म फाइंड करना tn, सम और एक Sum sn of- फाइंड करना सम सम फाइंड करना, और एक nth टर्म फाइंड करना, ये पता। तो nth टर्म को tn से डिनोट करते हैं और सम को sn से डिनोट। TN मतलब लास्ट टर्म ना। tn मतलब लास्ट टर्म नहीं, tn मतलब कि nth पोजीशन पे कौन सा टर्म है। जैसे मान लो कि एक एपी है, अब जैसे मैंने इस एपी के आगे तो डॉट 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 लगा दिया, तो डॉट 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 लगाने का क्या मतलब है कि ये और एपी भी है आगे कंटिन्यू। कंटिन्यू चलती जाएगी, कभी रुकेगी नहीं। तो जैसे अब इसका मान लो कि तुमको कोई पोजीशन वाला टर्म निकालना है, से 100th पोजीशन पे कौन सा टर्म होगा, तो वो क्या हो जाता हमारा एक तरीके से T100 हो जाता। वो क्या हो जाता, T100 हो जाता। और S100 का क्या मतलब होता, S100 का मतलब होता 100 तक के सम। हाँ T1 प्लस T2 टिल T100, ये S100 का मीनिंग होता है। ठीक है, सो सर ऊपर स्क्रॉल करो ना, और ऊपर। हाँ, ठीक है सर। तो अब जो है nth टर्म ऑफ एपी Tn, थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस किया जाए पहले। तो इसमें क्या है nth टर्म ऑफ एन एपी में, तो जैसे मान लो एक एपी है, पहला टर्म जैसे उसका a होता, सेकंड टर्म क्या होता a प्लस b, थर्ड टर्म क्या होता a प्लस 2b, 2D देन फोर्थ विल बी। A plus 3D हाँ, तो जैसे मान लो इसको मैं क्या कहता t सबस्क्रिप्ट 1। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन पता नहीं क्यों जाता है कि वो जैसे T1 लिखे हैं तो वो 2 into 1 समझ लेते हैं, T2 लिखा है तो वो T into 2 समझ लेते हैं। वो तो सब्सक्रिप्ट है, T सबस्क्रिप्ट 2, T सबस्क्रिप्ट 3, T सबस्क्रिप्ट 4। तो ऐसे ही nth टर्म को यहाँ आ रहा होता T सबस्क्रिप्ट n। तो इसको हम लोग पता है कैसे देख सकते हैं, मतलब इसका पैटर्न देख के देख सकते हैं। हाँ सर। जैसे जो सीक्वेंस वाला चैप्टर होता है ना, उसमें पैटर्न ऑब्जर्वेशन करने से बहुत कुछ हो जाता है। तो देखो सब जगह ए ए ए ए आ रहा है, तो nth टर्म में भी ए आएगा। अच्छा, जब T2 था तब D का कोफिशिएंट 1 था एक तरीके से, जब T3 था तो D का कोफिशिएंट 2 था, एक कम, जब T4 था
तो डी का कोफिशिएंट 3 था, 4 से 1 कम। तो जब टी एन होता तो डी का कोफिशिएंट -1d। n माइनस 1d। तो यहाँ से क्या आ गया, टी A एन का plus n minus 1d. टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, दिस इज फॉर्मूला फॉर व्हाट, फॉर्मूला फॉर टर्म ऑफ एपी, फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ एपी। एंड ए और डी का इंट्रोडक्शन देने की तो जरूरत है नहीं, तुमको पता है ए का मतलब फर्स्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, और एन का मतलब क्या है, तुम कौन से पोजीशन वाले टर्म निकालने में इंटरेस्टेड हो वो। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ा जाती है। यस सर। ओके, सम ऑफ n टर्म्स भी रहता है ना सर? सम ऑफ n टर्म्स रहता है। पहले मैं टीएन पढ़ाऊंगा, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, देन वी विल गो टू सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, ओके। तो अब देखो, जैसे शॉर्टकट मेथड फाइंड करने का टीएन, शॉर्टकट फॉर टीएन। ठीक है, जैसे से आई हैव सीरीज समथिंग लाइक दिस 2 5 8 11 एंड सो ऑन। तो इसके टीएन मतलब एक एन का एक्सप्रेशन आएगा। तो बताओ इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है। 3. तो मैं ऐसे लिखूंगा टीएन इज इक्वल टू, पहले इधर 3n लिख लिया, जो कॉमन डिफरेंस है वो n के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3n। अब देखो जब तुम n की वैल्यू 1 पुट करते, तो ये ओवरऑल टर्म क्या बन जाता, 3. मतलब तुम एक तरीके से, हम लोग t1 निकालने में इंटरेस्टेड है। अच्छा t1 तो 2 है, लेकिन n की वैल्यू 1 पुट करने पे 3 आ जा रहा है, और हम लोग को क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो 3 में ऐसा क्या करूं जिससे 2 आ जाए, ऐसा minus 1. -1 कर दूं ताकि 2 आ जाए। तो बस tn क्या हो गया इसका, 3n माइनस 1। और तुम वो लंबे वाले फॉर्मूले से भी निकालना चाहो तो उससे भी यही आएगा, tn इज इक्वल टू a is 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर ये हर जगह पे वैलिड है, मतलब वो बड़े फॉर्मूले की जगह इसको यूज कर सकते हैं ना? हाँ, एपी के केस में, ठीक है। यहाँ पे भी देखो वही लिखा है इंशाल्लाह में। सर आपने वो शॉर्टकट कैसे निकाला वापस बताओ ना। एक मिनट। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। सर मेरा लैग हो गया था, फिर से बताओ ना। सर बस वो हर क्वेश्चन में n-1 कॉमन रहेगा और कॉमन 3 के बजाय जो भी कॉमन डिफरेंस रहेगा वो आएगा ना। देखो फिर से सुनो, ये ऐसा हो रहा है 3 टाइम्स n माइनस 1 ऐसे। जैसे एक और एग्जांपल सुनो मेरे से, जैसे एग्जांपल 1 था, एक और एग्जांपल, one more example is say 4 then 7 then 10। अच्छा, किसी भी सीरीज को डिटरमाइन करने के लिए, पहचानने के लिए हम लोग को मिनिमम 3 टर्म्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अगर 3 टर्म्स मेरे पास है तो मैं सीरीज को डिटरमाइन कर सकता हूँ, समझे? यस सर। तो अब देखो, जैसे इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है। तो tn जब मैं लिखता तो पहले 3n लिख देता। अब देखो जब तुम n की वैल्यू 1 पुट करते, इफ यू पुट n as 1 you will get 3, but what you want 4।
तो 3 में ऐसा क्या करूं मैं जिससे 4 आ जाए? +1 +1 +1। तो यहाँ पे +1 लिख दो। तो Tn इज इक्वल टू 3n + 1। से वन सर मोर मतलब एग्जाम्पल। -1 और +1 लेना है, कभी वो कैसे पता ऐसा चलेगा? 3 में तुमको 4 जाना है ना, या फिर तुम ऐसे तुम सोचो कि यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, अब इसको इधर लेके चले जाओ, तो 4 हाँ, - 3 क्या बचा? 1। +1। तो यहाँ पे +1 लिख देना। अच्छा, यस सर। ठीक है। से वन मोर एग्जाम्पल। Sir, I guess the conventional one is easy. हाँ, जो भी तुमको मतलब, जैसे अगर इसको तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो जल्दी तुम्हारा होने लगेगा। यस सर, डिफरेंस 7 देख के बस बना देना है। 11 15, so the common difference is 4, so what I am going to write, I will write Tn as 4n। ठीक है। तो नाउ सी ओवर हियर, इधर 4 है और इधर n की वैल्यू 1 पुट करते तो 4 बनता। अब इसको इधर लेके चले जाओ, तो 7 - 4 कितना होता है? 3। 3 तो 4n 4n + + 3, 3 ये Tn हो जाएगा इसका। और अगर तुम इसमें कंफर्टेबल, देखो कोई नई चीज अगर आदमी सीखता है तो वो ऑब्वियसली बात है उसको डिफिकल्ट लगती है। कोई भी नई चीज सीखोगे तुम, और जो चीज तुम सीख के आ चुके हो, then that will look easier for you। लेकिन अगर लॉन्ग रन में देखो तो ये तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कुछ बड़े कैलकुलेशंस करते समय। यस सर। ठीक है। हाँ सर, समझाओ। एक मिनट। यस सर। हाँ, अच्छा, जैसे से एग्जाम्पल 4, if I write -100 -97 -94 एंड सो ऑन। ठीक है। एंड देखो इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? सॉरी, इधर सॉरी ऐसे प्लस में लिख दो। इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा? -3 -3 तो यहाँ पे क्या लिखोगे? -3। -3n। अब देखो इधर 100 है और इधर n की वैल्यू पुट करते तो -3 आता। अब इसको इधर लेके चले जाओ तो क्या बन जाएगा? 97। 100 + 3 कितना होगा? अच्छा, वैसे ले जाएंगे, 103 ऐसे वाले में ले जाएंगे ना, तो 103। तो यहाँ पे +103। 3। तो ये पहले Tn जो है। किया वही किया ना, कि हमें 100 चाहिए था कुल मिला हाँ, के। कुल मिला के 100 चाहिए था। ये मतलब रटने का तरीका हो गया, और वो जो मैं तरीका सिखाया था वो लॉजिकल तरीका था। ठीक है। यस सर। तो कुछ क्वेश्चंस किए जाए उसके ऊपर, थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे 2-3 तो अच्छे रहेंगे। यस। So find Tn in each of the following। Find Tn in each of the following। पहला क्या लिखोगे? 6 10 14 and so on। दूसरा ठीक है, ये क्वेश्चन 1 हो गया। क्वेश्चन 2 हो गया कि फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। पहला है 2 5 8 till 299। दूसरा है 102 98।
94 till 10. चलिए हो गया सर। हो गए दोनों क्वेश्चन? यस फर्स्ट सर। वाला हो गया चलो सेकंड वाला कर लो जल्दी से। सर, हो गया सेकंड ईयर। सर फुल स्क्रीन प्लीज। हाँ कर लो। ये देखना पड़ता है ना कि कहीं वेटिंग में तो नहीं है। Sir, done. डन सर। डन सर। सर चैट टू एवरीवन ऑन करो ना। चैट टू होस्ट करो ना। चैट टू एवरीवन मैं ऑन नहीं करूंगा, कुछ चल ठीक है। प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। जिसको भी लिखना है वो चैट टू होस्ट कर दो, ठीक है। ओके सो लेट्स डू इट 6, 10, 14 वाला। तो देखो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 है। तो पहले 4n लिख लिए। अब जैसे इधर 6 था और इधर 4 था, इसको इधर लेके चले गए तो 6 - 4 + 2, तो 4n + 2, ठीक है। इसका कॉमन डिफरेंस -6, तो -6n। अच्छा इधर 200 था, इधर -6 था, इसको इधर लेके चले गए तो 206 + 206। ये दूसरे वाले का tn है और ये पहले वाले का tn है, ठीक है। यस सर। अच्छा अब यहाँ पे, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए जैसे हम लोग ने मान लिया कि जो इस सीरीज में से n टर्म्स हैं, इस सीरीज में अगर इस सीरीज में n टर्म्स है तो 299 विल बी tn। यस सर। अब देखो tn = 299। अच्छा tn शॉर्टकट तरीके से देखो लिखा 3 का डिफरेंस है, तो 3n - 1 = 299, तो n = what? 100। पहले पार्ट का ये आंसर है। दूसरे पार्ट में भी tn जो है 10 है, तो इसका कॉमन डिफरेंस इज -4, तो -4n + 106 = 10। आई होप अब तुम लोग थोड़े कंफर्टेबल हो गए होगे tn क्विकली लिखने में। 4n = 96, 24, n will be 24, ठीक है। सर हमें पता ही नहीं मैंने था कि आंसर्स ये आपको ग्रुप भेजे हैं। इसका भी शॉर्टकट होगा। क्या हुआ? कभी लगा नहीं था कि ये टीएन के फॉर्मूला का भी शॉर्टकट होगा, क्योंकि है ही शॉर्ट। तो मतलब थोड़ा कैलकुलेशन कम हो जाता है और कुछ नहीं। हाँ सर। और मतलब अगर हमारा कैलकुलेशन, सब देखो मेंटल स्टेट की चीज है कि अगर मेरे को लग रहा है कि यार मेरे को कैलकुलेशन कम है, तो मेरे में कॉन्फिडेंस थोड़ा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। और जब मेरे को लगेगा कि मेरी मंजिल बहुत दूर है, मतलब बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, तो हम लोग क्वेश्चन करने से पहले ही हार मान लेंगे। तो जहाँ जहाँ हो सके जिस जिस चीज़ का शॉर्टकट
पता हो वहाँ वहाँ यूज कर लेना चाहिए। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा क्वेश्चंस तो डायरेक्टली नहीं आएंगे कि tn फाइंड करो या ये फाइंड करो n फाइंड करो, लेकिन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू रिड्यूस योर कैलकुलेशन बाय 2 to 3 स्टेप्स। चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या क्वेश्चन लिखा जाए, 100, 97, 94 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ये एक एपी है, कैसे पता ये एक एपी है? सीरीज में कॉमन कम से कम 3 डिफरेंस टर्म्स तो एपी में कॉमन दिया है। डिफरेंस कार- मिनिमम 3 टर्म्स दिए हुए हैं और उसमें कॉमन जो डिफरेंस इज कॉमन डिफरेंस इज -3. -3। So question है till what number of terms the series must be added to get maximum possible sum. In what number of terms the series must be added to get maximum possible sum? क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो और फिर उसके बाद जो है सर ये उस टाइप का सम है जिसमें हम लोग जीरो से इक्वेट करते हैं और फिर आंसर निकालते हैं। हाँ, समथिंग लाइक दैट। इनइक्वालिटी भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, इसमें इनइक्वालिटी भी होती है। इनइक्वालिटी यूज करेंगे ना? नहीं, इनइक्वालिटी की जरूरत नहीं है, इसके बिना भी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा वो सही सोच रहे हो। नेगेटिव टर्म्स शायद नहीं है, मतलब 0 तक, 0 के पहले तक, या फिर -1 तक, मैक्स टू हाँ मैक्स -1, उसके बाद नहीं आएगा। नहीं -1 हुआ तो वो थोड़ा कम हो गया ना। डन सर। देखो इंटीजर्स में -1 मैक्सिमम रहता है वैल्यू। यस। देखो जैसे ये सीरीज है तो 100, 97, 94 एंड सो ऑन। अब देखो ये लोग पॉजिटिव टर्म्स हैं और धीरे धीरे इनकी पॉजिटिविटी घटती जा रही है। तो एक समय ऐसा आएगा जब आखिरी बार एक पॉजिटिव टर्म आएगा, फिर उसके बाद नेगेटिव टर्म्स आना स्टार्ट होंगे। विल यू ऑल अग्री? और फिर नेगेटिव। सर एग्री। सो अब हमारा टारगेट क्या है कि मैं कहाँ तक ऐड करूं जिससे मैक्सिमम पॉसिबल सम आ जाए। ठीक है, सो तुम सोचो कि अगर मैं 2 टर्म्स तक ऐड करता तो कुछ सम आता, 3 टर्म्स तक ऐड करता तो उससे ज्यादा सम आता एज कंपेयर टू 2 टर्म्स। तो अगर मैं लास्ट पॉजिटिव टर्म तक देखते हैं, अगर मैं लास्ट पॉजिटिव टर्म तक ऐड करूं तो जो सम आना होगा वो मैक्सिमम आएगा। उसके बाद जो सम आएगा, जैसे मान लो अगर मैं अब यहाँ से यहाँ तक गया तो सम थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा ना, क्योंकि ये नेगेटिव है तो उस यहाँ तक के सम को रिड्यूस कर देगा उससे। तो अपने को इस अभी तक ये समझ में आया कि सीरीज मस्ट बी एडेड टिल लास्ट पॉजिटिव टर्म 34। ठीक है, अच्छा 34। अब जैसे मान लो कि मेरे को नहीं पता कि लास्ट पॉजिटिव टर्म की वैल्यू क्या है, से नहीं पता,
ठीक है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव को डिवाइड करने वाला बैरियर कौन सा होता है? जीरो 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 होता है। जीरो जीरो के एक साइड पॉजिटिव आता है, दूसरी साइड नेगेटिव आता है। ठीक है, अच्छा हो सकता है कि सीरीज में जीरो लाइक करे, हो सकता है कि सीरीज में जीरो ना लाइक करे। ना लाइक करे। तो मैंने मान लिया, हाइपोथेटिकली मान लिया कि इस सीरीज में जीरो लाइक कर रहा है और उसकी पोजीशन जो है वो nth पोजीशन है। पर सर जीरो तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नहीं है। हाँ बैरियर है ना। तो बस ऐसे मान लिया कि इस सीरीज में जीरो लाइक कर रहा है। एज्यूम किया है सर ने ऐसे। हाँ अज्यूम किया मैंने, जिसकी nth पोजीशन है ना। इसका मतलब मैंने कह दिया कि tn की वैल्यू क्या हो गई, एक तरीके से जीरो हो गई। जीरो। अच्छा, इस सीरीज को देख के तुमको क्या लगता है tn क्या बनना चाहिए हमारा? कॉमन डिफरेंस -3n प्लस 3n plus 103 is equal to 0. So I will get n as 34.3 34.3 जो कि डेसिमल में आ गया। पॉजिटिव होगा। इसका मतलब नहीं है। हाँ, क्योंकि डेसिमल में आ गया। अब क्योंकि डेसिमल में आ गया, इसका मतलब जीरो इस सीरीज में लाई नहीं करता। मतलब तुम ऐसे सोच सकते हो कि जीरो एक हाइपोथेटिकल टर्म है इस सीरीज का, जिसकी पोजीशन जो है 34.3th पोजीशन है। इससे पहले लास्ट पॉजिटिव टर्म होता, इसके बाद फर्स्ट नेगेटिव टर्म होता। यस सर। माइनस करेंगे 1 34 होती, 34 और इसकी पोजीशन क्या होती? 35। हाँ वो 100 एंड -2 हो जाता। तो हम लोग को कहाँ तक ऐड करने की जरूरत है? 34 टिल लास्ट पॉजिटिव टर्म। मैंने ये पूछा है टिल व्हाट नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, मतलब कितने टर्म्स तक ऐड करना है। तो हम लोग को 34 टर्म्स तक ऐड करना है। 34 समझ में आ रही बात? हाँ सर 34 तक क्यों किया सर? हाँ तो 34 तक क्यों किया? 34 तक इसलिए किया क्योंकि देखो n की वैल्यू 34.3 आ गई और 34.3 पे जीरो आ रहा था, और 34.3 वाला कोई पोजीशन तो हो नहीं सकता, तो जीरो इस सीरीज में लाइक कर नहीं सकता। तो अब जीरो, अब अगर तुम इस सीरीज को देखो तो जैसे मान लो यहाँ पे कहीं जीरो होता, हाइपोथेटिकल जीरो होता, और इसके लेफ्ट हैंड साइड लास्ट पॉजिटिव टर्म होता और इसके जस्ट लेफ्ट राइट हैंड साइड फर्स्ट नेगेटिव टर्म होता। तो अब 34 से इधर 34.3 से इधर कौन आता? 34th टर्म, और ये कौन आता? 35th टर्म। तो मेरे को कहाँ तक ऐड करना चाहिए? हम लोग को यहाँ तक ऐड करना चाहिए था, लास्ट पॉजिटिव टर्म तक ऐड करना चाहिए था। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक ऐड करना चाहिए था हम लोग को इस सीरीज में? 34th टर्म तक ऐड करना चाहिए था इस सीरीज में। ठीक है, तो वी नीड टू ऐड टिल 34th term to get what? Maximum possible sum. To get maximum possible sum. सर 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 हम सर एक लड़का है वंश करके, वो वेटिंग रूम में सर, उस एडमिट करो ना। देखो जो लोग भी वेटिंग रूम में रहो तो वो तुम लोग क्या कर दिया करो कि तुरंत जैसे ही तुम वेटिंग रूम में गए मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो कि सर मैं वेटिंग रूम में हूँ। ओके तो सर। मैं तुरंत एंट्री दे दूंगा, क्योंकि ये फुल स्क्रीन रहती है तो मेरे को दिखता नहीं है कि पार्टिसिपेंट
कौन वेटिंग रूम में क्या है, और जब पढ़ाने लगता हूँ तो कुछ भी नहीं सोचता। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो सबके लिए जो लोग भी जैसे बाय चांस आउट हुए और वेटिंग रूम में है, तो उसी मोमेंट तुम वेट मत करो कि सर एंटर करेंगे कि नहीं करेंगे, कब एंटर करेंगे। उस समय तुम मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, पर्सनली मैसेज कर दो, तो मैं तुरंत अंदर ले लूंगा। चलो हाँ, और किसका डाउट था? सर हम इसे डायरेक्टली डी से भी तो डिवाइड कर सकते थे ना, उससे हमें लास्ट टर्म मिलता, लास्ट पॉजिटिव टर्म। इससे अगर हम डायरेक्टली 3 से 100 को डिवाइड कर, अगर हम 100 को डायरेक्टली 3 से डिवाइड करते तो हमें डायरेक्ट हमें लास्ट टर्म मिलता, तो हम वो शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं ना सर एन को। अगर तुम 100 को 3 से डिवाइड करते तो तुम्हारा 33 पॉइंट समथिंग आता ना। हाँ सर, फिर जो हमारा जो रिमाइंडर 1 है हम उसको शॉर्ट वाले फॉर्मूला में डाल सकते थे एस टी ऑफ एन। हाँ वो कर तो सकते हो, हाँ वो कर सकते हो। ओके सर। ओके, और किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। अच्छा हाँ, मैं ये बोल रहा था कि अगर कोई मेरे से पूछे कि इस वाली सीरीज का मैक्सिमम पॉसिबल सम कितना होगा, तो क्या मैं वो फाइंड कर सकता हूँ क्या आप? यस सर। यस सर। एक सम का फॉर्मूला सीखा है 10 फाइंड करके। हाँ, n/2 इंटू a प्लस एल, a प्लस एल। नहीं वो बहुत लंबा है सर, a प्लस एल, क्योंकि अभी लास्ट टर्म भी मालूम है इनडायरेक्टली। हाँ, अभी लास्ट सम तुम ये सोचो कि नहीं मालूम है। ओके ठीक है, अभी तुम ये सोचो कि मेरे को ये पता है कि 34th टर्म तक ऐड करना है, मतलब यू नो n, और तुमको a पता है, तुमको d पता है। सर सम का कोई शॉर्ट मेथड नहीं है? है, वो भी है, वो तब सिखाऊंगा अभी जब सम पढ़ाऊंगा। ठीक है, वैसे मतलब मैं इसलिए बस क्वेश्चन में इंक्लूड कर लिया क्योंकि तुमने 10th में सम ऑफ AP का फॉर्मूला पढ़ा है, तो यू कैन रिलेट इट। तो अगर बाय चांस मान लो यहाँ पे पूछ लिया होता कि इस सीरीज का मैक्सिमम पॉसिबल सम क्या है, सो दैट आल्सो आई कैन फाइंड। तो पूरा प्रोसीजर यहाँ तक तो सेम रहता कि n की वैल्यू 34 आ जाती, फिर n की वैल्यू 34 आने के बाद फिर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे n की वैल्यू 34 पुट कर देना, फिर यहाँ पे a की वैल्यू 100 और d का वैल्यू पुट कर देना। तो उससे जो सम आएगा वो 34 टर्म तक का सम आएगा, एंड दैट विल बी व्हाट, द मैक्सिमम पॉसिबल सम। वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ द सीरीज। ठीक है, okay, now let's move forward to next question. तो अभी हम लोग बेसिकली TN वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, nth टर्म वाले क्वेश्चन। हाँ, जैसे मान लो 2 AP है, एक AP1 है 2, 5, 8, 11 डॉट 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 till 299। ठीक है, पहले इसको क्वेश्चन नहीं, इसको एज एन एग्जाम्पल देखते हैं। और कहीं ऐसा लिखा है 2, 5, 8 till 100 टर्म्स, तो दोनों में थोड़ा अंतर है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। पहले में क्या है, पहले में जैसे डॉट 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 टिल 299 लिखा है, इसका मतलब कि जो लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू 299 है। अभी बस ऐसे ही देख के हम लोग ये नहीं बता सकते कि इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, वो फॉर्मूले लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं,
लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इज नॉट डायरेक्टली नोन टू अस, लास्ट टर्म इज डायरेक्टली नोन। और यहाँ पे वो कहानी उल्टी है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स नोन है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स नोन है डायरेक्टली, लेकिन लास्ट टर्म नोन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स नॉट नोन, और दूसरे में nth टर्म नॉट नोन, लास्ट टर्म इज नोन, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स इज नोन, लास्ट टर्म नॉट नोन, लास्ट टर्म नॉट नोन। ओके, सो इस बात का ध्यान रखा कि कोई सीरीज लिखी है तो सर 8 के बाद 100 टर्म्स ऐसा नहीं है ना, वो तीनों को गिन के 100 टर्म्स है। हाँ, पूरे 100 टर्म्स है। 2 पहला टर्म है, 5 दूसरा है, 8 तीसरा है, ऐसे टोटल 100 टर्म्स है। हाँ, ऐसे 100 टर्म्स है। ठीक है, तो हाँ, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखोगे कभी भी कि अगर सामने टर्म्स लिखा है इसका मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स नोन है, और सामने केवल नंबर लिखा है इसका मतलब लास्ट टर्म नोन है। ठीक है, अच्छा हाँ, जो चीज अननोन है दोनों सीरीज में वो हम लोग डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इस सीरीज में तुम नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते हो, Tn इज इक्वल टू 299 से, और इस सीरीज में तुम लास्ट टर्म फाइंड कर सकते हो T100 निकाल के। समझ में आई बात सबको? यस सर। ओके, चलो, तो ये एक छोटी सी बात थी। तो यस सर, जिसको थोड़ा ध्यान देना है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, तो आइडेंटिकल टर्म्स इन 2 सीरीज। आइडेंटिकल टर्म्स इन 2 सीरीज। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है वो क्या है कि जैसे से 2 AP है, AP1 ये है 2 5 8 11 till 299, और AP2 है 3 5 7 9 till से 200 terms. Then find number of identical terms in both series. ठीक है, दोनों सीरीज में कितने आइडेंटिकल टर्म्स हैं दैट वी हैव टू फाइंड। आइडेंटिकल टर्म्स का क्या मतलब है कि कौन कौन से टर्म्स कॉमन है, वो हम लोग को फाइंड करना है। तो अब देखो सर इसका कुछ फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला नहीं होता, एक टेक्निक होती है जो मैं तुमको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो जैसे AP1 जो है, जैसे वो है 2, कुछ टर्म्स तक मैं एक्सटेंड करूंगा। कहाँ तक मतलब, ये तो मैं बस तुमको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैं एक छोटा सा रिजल्ट लिखाऊंगा दैट विल बी वैलिड फॉर आइडेंटिकल टर्म्स वाली टॉपिक पे। ठीक है,
till 299. अच्छा AP2 को भी हम लोगों ने, रुको सॉरी एक गलती हो गई, इलेवन के बाद 14 आएगा, 17 आएगा, 20 आएगा। AP2 जो है वो है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 till 200 टर्म्स। अब देखो हम लोग को बहुत ही चालाकी से जो ये वाला लास्ट टर्म है उसकी वैल्यू निकाल के रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो तुमको पहले इस सीरीज का TN निकाल लो। तो कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का, तो 2n। अब देखो इधर 3 था और इधर 2 था, तो इसको इधर लेके चले गए तो 2n + 1, तो ये तो TN हुआ ना। हम लोग को एक तरीके से क्या निकालना है, T200 निकालना है। तो वो क्या हो जाता 401, वो हमारा क्या हो जाता 401। इतनी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले मैनुअली देखते हैं कौन कौन सा आइडेंटिकल टर्म्स आ रहा है। 5 आ रहा है, हाँ सर, फिर उनका भी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। 11 आ रहा है, 11 के बाद कौन आएगा 17 17 आ गया। अब देखो जो आइडेंटिकल टर्म वाली सीरीज है वो उसके मैं कुछ टर्म्स लिख के तुमको दिखाता हूँ। 5 हो गई, 11 हो गया, 17 हो गया। मतलब तुमको क्या दिख रहा है कि ये कैसी सीरीज है? AP। ये भी एक AP है। अच्छा अब देखो ये सीरीज, पहली वाली सीरीज 299 तक जा रही थी और दूसरी वाली सीरीज 401 तक जा रही थी। तो अब क्या है कि तुमको क्या लगता है कि 299 के बाद कोई भी कॉमन टर्म आने के चांसेस हैं क्या? नहीं सर। कोई नो identity सर। term? नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल नहीं सर। नहीं है चांस। अच्छा मतलब ज्यादा से ज्यादा 299 तक जा सकता है, और वो भी गारंटी नहीं कि 299 आइडेंटिकल टर्म वाली सीरीज में लाइक करेगा कि नहीं करेगा। यस सर। ठीक है, हम तो कैलकुलेटर देख सकते हैं ना। तो हम लोग ने हाइपोथेटिकली मान लिया, क्या किया 299 हाँ आइडेंटिकल है। हाँ, हाइपोथेटिकली मान लिया कि 299 उस आइडेंटिकल टर्म वाली सीरीज में लाई कर रहा है। तो अब देखो इसका कॉमन डिफरेंस कितना है 6 है। तो मैंने सोचा कि ठीक है TN = 299 है, कॉमन डिफरेंस 6 है, 6n -1 = 299। तो इससे n की वैल्यू 50 आ गई। ये मतलब अच्छा 299। क्योंकि n की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आई, इट मींस क्या हुआ वो भी है 299 आइडेंटिकल 299 is also part of identical term series. आइडेंटिकल सीरीज। 299 is also और हमको ये भी आ गया कि कितने टर्म्स उस AP में। हाँ आइडेंटिकल सीरीज में है। हाँ सो n की वैल्यू 50 आ गई। सो मेरे को क्या पता चल गया कि नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स जो है वो क्या हो गया 50 हो सर। गया। अगर मतलब कुछ डेसिमल में आता तो फिर कैसे पता चलता? अब देखो जैसे मान लो n की वैल्यू तुम्हारी 50.9 सर आ उसके जाती, पहले वाला इंटीजर लेते ना। हाँ एग्जैक्टली अगर जैसे मान लो तुम्हारी n की वैल्यू 50.9 आ गई, तो 50.9 आने का क्या मतलब है? लॉजिकली सोचो तो 299 एक हाइपोथेटिकल टर्म होता जो 50.9th पोजीशन पे होता। हाँ सर। तो अब दो ही पोजीशन तो पॉसिबल है 50.9 के रेस्पेक्ट में, एक तो 50 वाला पोजीशन
और एक 60 वाला 51st वाला पोजीशन, और इधर बीच में कहीं 299 है। यस सर। अच्छा, जो इधर वाला होता ये टर्म लेस देन 299 होता और वो चल जाता। यस इधर सर, वाला टर्म तो ग्रेटर देन 299 होता, और वो हमको एपी पता में है है कि ही नहीं। 299 से ऊपर तो कोई टर्म ही नहीं हो सकता जो आइडेंटिकल सीरीज में होता। यस सर। तो इन दैट केस हम लोग नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स जो है क्या लेते हैं? सर 299 से ऊपर क्यों नहीं है कोई? 299 तुम्ही लॉजिकली सोचो अच्छा, ना यस सर। कि उसके आगे कॉमन ही नहीं 299 पे तो होता। पहली वाली सीरीज खत्म ही हो गई ना। यस सर, तो समझा। अच्छा, अब अगर तुम एक चीज ऑब्जर्व करो तो इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस 3 है, इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस 2 है, और आइडेंटिकल सीरीज का कॉमन डिफरेंस ओह 6 है। 6 है। ओह गॉड, तो ये दोनों जो सीरीज के 3 कॉमन into 2 डिफरेंसेस का प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं, नहीं। एलसीएम, ओह एलसीएम, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। देयर इज अ समझ। डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स एंड एलसीएम ऑफ टू टर्म्स। कभी कभी दो टर्म्स का एलसीएम उन दोनों का प्रोडक्ट भी होता है, और कभी कभी दो टर्म्स का एलसीएम उन दोनों का प्रोडक्ट नहीं भी होता है। तो मतलब मोस्टली यही होता है, एलसीएम में होता है ना। हाँ, सो अब एक छोटा सा नोट लिखने जा रहे हैं। सो टू फाइंड, लिखो इसको जल्दी से, टू फाइंड नंबर ऑफ identical terms in two APs. First find तो स्टेप्स में लिखवा दो ना, स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 1 है टू फाइंड नंबर ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स इन टू एपीज। स्टेप 1 क्या होगा कि फाइंड फर्स्ट कॉमन टर्म मैनुअली। मैनुअली मतलब सीरीज के कुछ टर्म्स को एक्सटेंड करके पहला ही कॉमन टर्म बस मैनुअली फाइंड करो। जैसे इस केस में पहला कॉमन टर्म क्या था? 5 था, तो उसको मैनुअली फाइंड कर लो। फिर उसके बाद आइडेंटिकल टर्म सीरीज। एलसीएम, हाँ, पहले ये भी तो एलसीएम बताएंगे कि आइडेंटिकल टर्म सीरीज विल आल्सो बी एन एपी whose common difference is LCM of common difference of both APs. of two component APs, AP1 और AP2 जैसे। फिर तीसरी बात ये भी लिख लेंगे कि आइडेंटिकल टर्म सीरीज will get over once any one of the series, any one of the APs gets finished. जैसे मतलब समझ में आया होगा कि टिल 299 तक ही लिया, जबकि दूसरी वाली जो है 401 तक भी जा रही थी। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। सर 1 मिनट, थर्ड वाला पॉइंट दिखाओ ना। सर थर्ड वाला पॉइंट दिखाओ ना। थैंक यू सर। तो
आई होप ये लिख लिया सबने और समझ में भी आ गया। सर तो ऐसे 3 एपी का वगैरह भी हो सकता होगा ना? हाँ सर। ऐसे 3 एपी का भी हो सकता है। तो उसमें तुमको क्या करना होगा कि NAP तीनों का एलसीएम होगा। हाँ तीनों का पहले तो जो पहला टर्म है उसका मैनुअली निकाल लोगे, ठीक है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस का तीनों LCM। का कॉमन डिफरेंस का एलसीएम निकालोगे। बाकी और सेम है फिर सर। हाँ फिर उसके बाद देखोगे कि कौन सी सीरीज पहले फिनिश हो रही है, तो वहां तक आइडेंटिकल टर्म वाली सीरीज को लेके जाओगे तुम, ठीक है। तो सबको समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है सब कुछ? सर इसमें यस सर। सर सर कभी कभी कॉमन डिफरेंस इसमें भी आता है ना, पॉइंट में, मतलब डेसिमल्स में। डेसिमल में भी आ सकता है। सर एक क्वेश्चन दे दो ना 3 एपीज के इसका। हाँ सर। चलो 3 एपी का क्वेश्चन लिखते हैं। एपी 1 2 4 6 400 एपी 2 4 7 10 मिस्टर परफेक्ट 3 0 1 एपी 3 चलो चलो इस बार तुम ये निकालो, फाइंड सम ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स। इन 3 APs। सर आपने जो बताया लास्ट पॉइंट की कोई भी एक एपी ओवर हो जाए उस तक फाइंड करने का है नंबर ऑफ टर्म्स। सर उसमें क्या देखेंगे, लास्ट टर्म किसका छोटा है या किसका बड़ा है? छोटा, किसका छोटा है वो। सर पर उल्टा भी तो हो सकता है ना, समझ लो मैंने ऑड नंबर्स का सीरीज लिया और एक 1 2 3 4 ले लिया पूरा। तो सर नहीं तो फिर वो तो तुम उस सीरीज को कहीं ना कहीं एंड तो कर रहे होगे ना। यस मैंने इस सीरीज को एंड कर दिया, 400 के बाद फुल स्टॉप लग गया, मतलब इसके आगे कोई भी टर्म्स नहीं, ठीक है। तो इसका लास्ट टर्म 400 है, इसका लास्ट टर्म 301 है, इसका लास्ट टर्म 298 है। तो कौन सी सीरीज सबसे पहले खत्म हो जाएगी? 298 वाली सीरीज पहले खत्म हो जाएगी, तुमको वहां तक देखना है। सर ये AP1 और AP2 के आगे भी नंबर्स है? नहीं आगे नंबर नहीं है, सीरीज ये सब लास्ट टर्म्स है। अच्छा आगे अगर नंबर हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो आइडेंटिकल टर्म्स कैसे निकालेंगे, वो तो इनफाइनाइट सर तीनों में सेम नंबर्स आने चाहिए ना? हाँ हो गया सर। डन सर।
डन सर। डन सर। डन सर। ओके, तो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, हम लोग को सम ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स निकालना है। वी आर सपोज टू फाइंड सम ऑफ आइडेंटिकल टर्म्स। तो सम निकालने से पहले ना जो आइडेंटिकल टर्म वाली सीरीज है वो फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो देखो पहले का जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है, दूसरे का जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है, और तीसरे का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 4 है। ठीक है, तो अब आइडेंटिकल सीरीज का, आइडेंटिकल टर्म वाली सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम, एलसीएम ऑफ 2 3 4 जो कि 12 हो जाएगा। तुम लोग का एलसीएम 12 आया कि नहीं आया? यस सर, आया सर। ओके, अब देखो आइडेंटिकल सीरीज का पहला टर्म जो मैनुअल टर्म होता वो कौन सा होता, 10 होता। 10 देखो ये 6 है, ये 8 जाता, ये 10 जाता, तो 10 पहला आइडेंटिकल टर्म होता हमारा। अच्छा, जैसे ही पहला आइडेंटिकल टर्म मिल गया ना, अब हमको कोई चिंता की बात नहीं। अब इसको एंड में कहाँ तक लेगा, 298 तक लेगा। ठीक है, अच्छा क्या ये 298 श्योर शॉट है क्या कि इस वाले सीरीज का पार्ट होगा? नहीं, नहीं, हो भी सकता है और चेक करेंगे। नहीं भी हो सकता। हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, इसलिए हम इसको हाइपोथेटिकल अज्यूम करेंगे। हम लोग हाइपोथेटिकल अज्यूम कर लिए कि इस सीरीज का पार्ट है और इसको बोल दिया कि ये Tn है। तो अच्छा, इसका कॉमन डिफरेंस वाज 12 जो मैंने थोड़ी देर पहले फाइंड किया था। तो Tn इज इक्वल टू 298। अच्छा, कॉमन डिफरेंस 12 है, मतलब Tn क्या होता है, 12n -2 300 होता है, 25 10 इज इक्वल टू 45 होगा। 25 होगा। 25। अरे हाँ हाँ, यस सर, 25 हो गया। अच्छा 25, क्योंकि ये एक वैसा नंबर आ गया, क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर आ गया। इसका मतलब 298 भी हमारी आइडेंटिकल सीरीज का पार्ट होता। तो अब हम लोग को यहाँ से यहाँ तक का सम निकालना है। भले मैंने सम का फॉर्मूला नहीं पढ़ाया है, लेकिन 10th तक तो सम का फॉर्मूला पढ़ा ही है तुम लोग ने। यस सर। तो हम लोग को एक तरीके से सम ऑफ 25 टर्म्स निकालना है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, n/2 a plus l 25/2, a is 10 and l is 298। ठीक है, तो इसको इवेल्युएट कर लेना, जो भी होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। तो ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, 3850 3850 3850 जो भी है कैलकुलेट कर लेना। अच्छा, अब देखो मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करना, कि रिकॉग्नाइज करने का क्या मतलब है कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, वो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब अगर तुमने क्वेश्चन सही तरीके से स्टार्ट कर दिया जिस तरीके से होना चाहिए, तो तुम
तुम समझ लो कि 70% तो तुम्हारा काम वहीं पे हो गया, 60 to 70%, अगर तुमने क्वेश्चन को सही तरीके से स्टार्ट कर दिया, पहचान लिया। तो दो टाइप के, हाँ उसने सर, तो देखो दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन होता है कन्वेंशनल टाइप और एक होता है नॉन कन्वेंशनल टाइप। ठीक है, तो कन्वेंशनल टाइप में क्या होता है कि number of variables is equal to number of number of equations. Number of variables is equal to number of equations. ठीक है, so अब देखो इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि x plus 2y is equal to 4 and 2x minus y is equal to 3 है, और हम लोग को x और y फाइंड करना है। तो इसमें फाइंड कर सकते हैं, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। तो वेरिएबल कितने हैं? दो और इक्वेशंस कितने हैं? 2। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को मैं क्या कहूँगा? कन्वेंशनल टाइप। कन्वेंशनल टाइप। तो कन्वेंशनल टाइप में क्या होता है कि जो भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं उन वेरिएबल्स की हम लोग इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल सकते हैं इन कन्वेंशनल टाइप। जैसे यहाँ पे x की क्या वैल्यू होगी और y की क्या वैल्यू होगी, आई कैन फाइंड बोथ ऑफ देम। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल में क्या होता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशन। नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा होते हैं। तो नॉन कन्वेंशनल टाइप में जनरली उसमें भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है से सम ट्रिकी टाइप और दूसरा होता है यूजिंग रिलेशन established between two variables। ठीक है, so थोड़ा नॉन कन्वेंशनल को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। कन्वेंशनल टाइप तो यहाँ पे खत्म हो गई कहानी। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल हो हमारे पास, और एक सेकंड स्क्रॉल अप करो ना। ओके अब देखो तो जैसे एक एग्जांपल हो कि रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस रूट ऑफ y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फाइंड x एंड y। फाइंड x एंड y। तो इसमें बताओ इक्वेशन कितना है? 2। सॉरी 1। इक्वेशन एक है और वेरिएबल्स कितने हैं? 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक स्क्वायर रूट की एक स्पेशल प्रॉपर्टी फॉलो हो रही होगी। जैसे स्क्वायर रूट कैसा आउटपुट देता है बताओ?
स्क्वायर रूट Positive. कैसा आउटपुट देता है? ऑलवेज पॉजिटिव। greater than equal to 0 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। स्क्वायर रूट कैसा आउटपुट देता है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो देखो स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट को जीरो होने के लिए इसको भी जीरो होना पड़ेगा, दोनों को भी जीरो होना पड़ेगा। और कोई चांस ही नहीं है। यस सर। क्योंकि तुम ऐसे सोचो, अगर जैसे मान लो ये 2 हो जाता तो फिर इस बेचारे को -2 होना पड़ता, -2, जो कि पॉसिबल है नहीं क्योंकि स्क्वायर रूट नेगेटिव नहीं दे सकता। ठीक है, तो अब देखो ये जीरो होने के लिए इससे x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू 2 आ गई, 2 आ गई, और y की वैल्यू 4 y की वैल्यू 4 आ गई। तो देखो x और y आ गए कि नहीं, यूनिक x और यूनिक y। तो ये एक क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन किस टाइप का था मेरा? ये क्वेश्चन था नॉन कन्वेंशनल टाइप में भी ट्रिकी टाइप। सर ऐसा होल स्क्वायर के साथ भी ले सकते हैं ना? हाँ, सेम कहानी होल स्क्वायर के साथ भी करते हैं। तो ये क्वेश्चन किस टाइप का था? नॉन कन्वेंशनल ट्रिकी टाइप। अब सर क्या सर होल स्क्वायर? मतलब किसी एक बच्चे ने ऐसा पूछा कि सर ऐसा भी तो ले सकते हैं, मतलब ऐसा। हाँ सर, समझा। ठीक है, ओके। अच्छा, अब सर आप नॉन कन्वेंशनल वापस एक्सप्लेन करोगे? देखो नॉन कन्वेंशनल में क्या होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन पहचानूंगा कैसे कि वो नॉन कन्वेंशनल है। उसमें वेरिएबल्स ज्यादा हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इक्वेशन। जैसे यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं? 2 है, और इक्वेशन कितना है? 1 है। तो ये एक नॉन कन्वेंशनल टाइप है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन दिखाया, ये क्वेश्चन है। तो अब नॉन कन्वेंशनल में भी 2 टाइप होते हैं। ये कौन सा टाइप है सर नॉन कन्वेंशनल में? ये ट्रिकी टाइप। ट्रिकी टाइप का क्या मतलब है कि कोई स्पेशल प्रॉपर्टी यूज हो रही हो। अच्छा, ठीक है, जैसे यहाँ पे किसकी स्पेशल प्रॉपर्टी यूज है हमारी? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की। जैसे यहाँ पे किसकी स्पेशल प्रॉपर्टी यूज हुई? स्क्वायर रूट की। तो अब स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी क्या होती है? स्क्वायर रूट जो आउटपुट देता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आउटपुट देता है। वो हम लोग ने पहले भी डिस्कस कर लिया। तो देखो रूट प्लस रूट को अगर 0 होना है तो उसके लिए द ओनली वे इट इज पॉसिबल इज कि इंडिविजुअल रूट्स 0 हो जाए। यस सर। तो उसके लिए x माइनस 2 को 0 होना पड़ेगा। तो उससे x की वैल्यू 2 आ गई। y माइनस 4 को 0 होना पड़ेगा, मतलब y की वैल्यू 4 आ गई। तो देखो x और y की वैल्यू आ गई। तो ये कैसा क्वेश्चन हो गया? इट इज अ नॉन कन्वेंशनल ट्रिकी टाइप क्वेश्चन। ओके सर। अब मैं इसके एग्जाम्पल पे आता हूं। जैसे क्वेश्चन ऐसा है कि फॉर एन एपी फिफ्थ टर्म is equal to 9, then find T3 plus T7, then find the value of T3 plus T7। अब देखो फिफ्थ टर्म अगर 9 है, इसका क्या मतलब है कि a प्लस 4d हमारा 9 के बराबर हो गया। अब T3 प्लस T7, तो T3 को क्या लिखा? a प्लस 2d। T7 को क्या लिखा? a प्लस 6d, मतलब 2a
plus 8d. So 2 times a plus 4d. अच्छा, a plus 4d we already know it is 9. So 2 times 9, which is what? 18. So 2 times 9 जो है वो क्या आ गया हमारा? 18 आ गया. ऐसे तो वो रूट्स में भी यूज करते हैं ना हम. रूट्स में सर मतलब रूट्स पता हो तो वेरिएबल मतलब इक्वेशन निकालने के लिए. नहीं नहीं, ये वैसी चीज नहीं है. वो तुम ऐसा सोच रहे होगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी वाला, वो चीज नहीं है. तो देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे जो कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन था उसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि जो भी अननोन्स थे से एक्स और वाई, तुम उनकी इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल सकते हो. ठीक है. यहाँ पे जो था, यहाँ पे देखो अननोन्स कितने हैं? 2 है. इक्वेशन कितना है? एक ही है. तो सबसे पहली बात तो ये नॉन कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन हो गया. तो अब देखो, और यहाँ पे ए और डी पे ऐसा कोई वैसा कंडीशन भी नहीं है कि वो स्क्वायर रूट हो या कुछ हो जिससे हम लोग कोई स्पेशल प्रॉपर्टी लगा दें. तो अब मैं ए और डी की इंडिविजुअल क्या वैल्यू होगी दैट आई कैन नॉट फाइंड. a प्लस 4d 9 है, बस ये एक रिलेशन है. अब इसी रिलेशन की हेल्प से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा. तो कितने बच्चे क्या करते हैं कि जैसे a प्लस 4d इज इक्वल टू 9 आ गया, तो वो सोचते हैं कि अब मैं a और d कैसे लेके आऊं. तो भाई एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है जिसमें 2 अननोन्स है, उससे a और d तुम सेपरेटली नहीं फाइंड कर सकते. ठीक है. तो हम लोग से जो पूछा गया T3 प्लस T7, तो वो हमेशा ऐसी चीज ही पूछी जाएगी, वो हमेशा ऐसी चीज ही पूछी जाएगी जो कि a प्लस 4d के फॉर्म में आ रही है. जो कि किस फॉर्म में आ रही हो? a प्लस 4d के फॉर्म में आ रही है. और जहां a प्लस 4d दिख गया था वहां पे मैं 9 पुट कर देता हूँ. तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि टाइप 2 में यूजिंग रिलेशन एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द 2 वेरिएबल्स. जैसे यहाँ पे a और d 2 वेरिएबल्स थे, तो उनके बीच में जो रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ, कौन सा रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ? ये वाला रिलेशन एस्टैब्लिश हुआ. इन्हीं की हेल्प से मैंने ये वाला आंसर निकाला. क्या मैंने यहाँ पे a और d की इंडिविजुअल वैल्यूज पुट की क्या? नहीं सर. नो सर. और निकाल भी नहीं सकते थे. मैं a और d की इंडिविजुअल वैल्यूज निकाल भी नहीं सकता था. तो इसमें बहुत ही लिमिटेड टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं. तुम सोचो कि मतलब T3 प्लस T7 क्या ये कोई खास है क्या? हाँ, ये इस क्वेश्चन के रेस्पेक्ट में खास इसलिए है क्योंकि T3 प्लस T7 करने पे a प्लस 4d बन के आ गया. अगर जैसे मान लो मेरे से कोई पूछ लिया होता कि T1 प्लस T2 फाइंड करो, तो T1 मतलब a और T2 मतलब a प्लस b, तो ये 2a प्लस b आ जाता. अच्छा, इसमें और इसमें तो इक्वेशन ही आता सर एक, उस फॉर्म में आया ही नहीं. जिस हम लोग को तो क्या चाहिए? a प्लस 4d के फॉर्म में चाहिए, तो उस फॉर्म में आता ही नहीं. तो मैं कहता कि मैं T1 प्लस T2 नहीं फाइंड कर सकता. आई कैन नॉट फाइंड T1 प्लस T2 इन दिस केस. सर तो ऐसे क्वेश्चन में गिव पार्ट्स रहेंगे ना, जैसे यहाँ पे T5 9 दिया था. क्या हुआ ऐसे क्वेश्चन में? गिवन पार्ट्स रहेंगे ना, जैसे कि यहाँ पे T5 का वैल्यू 9 दिया था. हाँ, एक इंफॉर्मेशन तो देगा, एक इंफॉर्मेशन देगा. जैसे ये इंफॉर्मेशन दे दिया
और उसके बाद जो पूछेगा भी ना, वो जो है उसका जो एक्सप्रेशन आ रहा होगा, जैसे ये आया उसका एक्सप्रेशन पूरा, तो उसमें a+4d आ गया, a+4d आ गया उसमें, और a+4d के बारे में ही तो इंफॉर्मेशन हमको लेना है। समझ में आई बात? तो यस सर, these type of questions are called नॉन कन्वेंशनल, जहाँ पे तुमको रिलेशन एस्टेब्लिश करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ऐसा नहीं कि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब दुनिया की हर एक चीज जो फाइंड करना चाहो तुम फाइंड कर लो एपी के रेस्पेक्ट में, तुम बस वही चीज फाइंड कर सकते हो जो a+4d के फॉर्म में जाके कन्वर्ट हो जा रही है, जैसे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। और आपको रिलेशन दिया था कि आपने एस्टैब्लिश किया, कौन सा रिलेशन? a+4d = 9 दिया था गिवन है। ये दिया है ना, सोल्यूशन यहाँ से लिखना मैंने स्टार्ट किया ना। ओके। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। तो अब जैसे मान लो क्वेश्चन है कि इफ pth टर्म ऑफ एन ap इज इक्वल टू q, ap की बात कर रही है, इफ फॉर ap pth टर्म इज q एंड qth टर्म इज p, then find t of p plus q। तो ये क्वेश्चन कैसे टाइप का है? कन्वेंशनल टाइप का है कि नॉन कन्वेंशनल टाइप का? क्वेश्चन देख के बताओ। एपी में कन्वेंशनल एपी में हमेशा दो अननोन्स होता है, ये याद रखना। कौन कौन से? ए और डी। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन कितनी दी हुई है? एक तरीके से नॉन कन्वेंशनल हुआ फिर दो इक्वेशन दिए हुए हैं और दो अननोन्स दिए। इसका मतलब नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल होंगे, तो ये क्वेश्चन एक कन्वेंशनल टाइप का क्वेश्चन है। सर पी और क्यू भी तो पता नहीं ना? नहीं, पी और क्यू पता है हम लोग को। आंसर जो है वो पी और क्यू के टर्म्स में भी आ सकता है। अच्छा, पी और क्यू कांस्टेंट मान लिया। हेलो। बोलो सर इसको कैसे करेंगे? इसको वैसे ही जैसे मान लो एक एपी है, ये तो मतलब 10th में किया हुआ क्वेश्चन होगा। एक एपी है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो टी पी जो है वो क्यू है, मतलब ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी क्यू। पी क्यू इज इक्वल टू पी ए, मतलब ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी। अब हम लोग को से देखो ए और डी दो अननोन्स है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आई विल गेट p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू q माइनस p। therefore d is equal to -1। अब d की वैल्यू -1 पुट कर दी, a माइनस ऑफ p माइनस 1 इज इक्वल टू q। a की वैल्यू क्या आ गई? p प्लस क्यू माइनस 1। तो देखो a और d आ गए हमारे, मतलब इंडिविजुअल वैल्यूज मैंने फाइंड कर ली। अब p प्लस q क्या होगा? a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। a is p plus q minus 1 and d is p plus q minus 1।
और d माइनस में। देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो कैंसिल होकर क्या जाएगा 0। ठीक है, तो समझ में आया ये? यस सर। यस सर। सर ओके सर एक मिनट इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स भेजोगे आप? सर एक मिनट सर। अभी एक बार मैं सम कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन भेजता हूँ मैं। ठीक है, वैसे भी कल तुम लोग का टेस्ट बताओ ना हाँ लास्ट वाला अभी जो किया क्वेश्चन। वैसे भी कल तो तुम्हारा टेस्ट दोगे, फिर वेंसडे को अपना फिर से क्लास है, तो एक बार सम कंप्लीट कर लूँ तो एपी के ऊपर क्वेश्चन भेजता हूँ। ओके सर और थोड़ा सा नीचे का मतलब लास्ट नहीं नहीं सर लेक्चर हो गया ना? हो गया, लेक्चर हो गया। तो आज के लिए बाय सर। आज के लिए इतना ही करते हैं। बाय। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। गुड बाय सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।